हम बात करेंगे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिज्म के एक जाने माने स्ट्रक्चरलिस्ट हैं और एक बहुत ही फेमस थियरिस्ट हैं। जब भी हम किसी थियरी की बात करते हैं तो एक ही थियरी के अंदर अलग अलग नजरिए के लोग, अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोग दिखाई देते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत फर्डिनांड दी सिश्योर ने जिस पर्पज से और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, आगे चलकर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने उसी स्ट्रक्चरलिज्म में एक न्यू कंसेप्ट की बुनियाद डाली और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म में एंथ्रोपोलॉजी को जोड़ दिया। जिस तरह से फर्डिनांड दी सिश्योर ने स्ट्रक्चरलिज्म के माध्यम से एक लैंग्वेज को समझने की, एक टेक्स्ट को समझने की कोशिश की है, इसी तरह से स्ट्रक्चरलिज्म के माध्यम से और सेम इसी माध्यम से, जैसे कि फर्डिनांड दी सिश्योर के टर्म है लैंग एंड पैरोल, इन्हीं माध्यम से, इन्हीं टर्म्स के सहारे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस 1908 में पैदा हुए और 2009 में उनकी डेथ हो गई। कहने का मतलब यह है कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने एक लंबी आयु पाई है, जो कि है लगभग 101 साल। 101 साल की इनकी एज है और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते कौन हैं। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, जो एक तरह से सोशल साइंस होता है। इसमें किसी कबीले की, किसी जाति की, किसी बरादरी की और कहना चाहिए कि सारे इंसानों की लैंग्वेज को, उनकी नेचर को, क्या उनके अंदर चेंजेस आई हैं, इन सब बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हम एक एंथ्रोपोलॉजी सिस्टम के अंदर में आ जाते हैं। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इन्हीं चीज़ों को समझा कि किस तरह से लोग क्या उनके रिलेशंस होते हैं, क्या उनकी रिश्तेदारियां होती हैं, कौन से वो रिश्ते हैं जहां पर हम शादी कर सकते हैं, कौन से वो रिश्ते हैं, कौन से वो संबंध हैं जिनमें हम शादी नहीं कर सकते, कौन से संबंध क्या कहलाते हैं, कैसे लोग लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरह से लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में आ जाती हैं। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस भी एक सोशल साइंटिस्ट हैं और वो कहा जाता है कि मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के फादर हैं, कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं और एंथ्रोपोलॉजी को मॉडर्नाइज किया है, उसको मॉडर्न एज में लेकर आए हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को कैसे वो एक स्ट्रक्चरलिज्म के इन्फ्लुएंस में क्या चीज रही, तो कहा है कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की मुलाकात रोमन जैकबसन से हुई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ही क्लॉड लेवी स्ट्रॉस पढ़ाया करते थे सोशल साइंस, और वहीं पर रहकर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की मुलाकात रोमन जैकबसन से हुई और यहीं से उनकी फोकस स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर आ गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का जो इंटरेस्ट है एक स्ट्रक्चरलिज्म थियरी के अंदर, वो रोमन जैकबसन की वजह से है। ये जैकबसन भी पढ़ा जाता है, जैकबसन भी पढ़ा जाता है। तो रोमन जैकबसन की वजह से क्लॉड लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आए थे। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का नाम इन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा जाना लिया जाता है और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एंथ्रोपोलॉजी की, और इसी के साथ साथ वो स्ट्रक्चरलिज्म के भी एक बहुत ही फेमस थियरिस्ट हैं। उन्होंने मिथ की स्टडी की है, डीपली उन्होंने मिथ की स्टडी की है, जैसे कि लैंग्वेज, और उन्होंने मिथ को समझने के लिए और मिथ को समझाने के लिए उन्होंने फर्डिनांड दी सिश्योर के जो टर्म है लैंग एंड पैरोल, इन दो टर्म का सहारा लिया है। लैंग हमें पता है कि लैंग ऑल मिथ्स हैव सम सिमिलैरिटीज। फर्डिनांड दी सिश्योर ने कहा था कि सारे के सारे इंसान एक ही तरह का लैंग रखते हैं। ठीक है, लैंग होता है एक कंसेप्ट, एक तरह का रूल एंड रेगुलेशंस,
कि सभी इंसान जब बोलते हैं वो सांस अंदर लेते हैं और वो सांस बाहर एक साउंड के रूप में आती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं फर्डिनांड द सोश्योर के कंसेप्ट को लेकर क्लोड लिवी स्ट्रॉस के सारी जो मिथ हैं, सारे जो इंसान हैं, सारे इंसानों की जो मिथ है, मिथ माने पौराणिक कथाएं, उनके महापुरुष, उनकी पुरानी कहानियां, उनके अच्छाई बुराई, ठीक है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सारे के सारे लोग एक ही चीज को बुरा कहते हैं। सब कहते हैं कि चोरी करना बुरा है, तो सभी कह रहे हैं कि चोरी करना बुरा है। कोई कहता है कि झूठ बोलना गलत है, तो सभी लोग कह रहे हैं कि झूठ बोलना गलत है। अगर कोई कहता है कि चोरी करना गलत है, तो सभी धर्मों के मानने वाले लोग और सभी बिरादरी को मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि चोरी करना मना है और बुरा है। तो ये कह रहे हैं क्लोड लिवी स्ट्रॉस, ऑल मिथ्स हैव सम सिमिलरिटीज, यानी सारे धर्मों की जो मिथ है, सारे धर्मों की जो वाकयात हैं, कहावतें हैं, उनकी बातें हैं, वो सारी की सारी सेम है। ठीक है, सब धर्मों के जो पैगंबर हुए हैं, जो अवतार हुए हैं, जो भी उनके गुरु हुए हैं या जो उनके प्रॉफिट हुए हैं, सभी लोगों ने एक बात कही है जो कि आपस में सेम है। जब हम आगे थियरिस्ट को पढ़ेंगे तो हम इसको आगे और पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्लोड लिवी स्ट्रॉस का यह है कि जिस तरह फर्डिनांड द सोश्योर कहते हैं कि सभी लोगों के जो कंसेप्ट हैं, बोलने के, लैंग्वेज के जो कंसेप्ट हैं, सब लोगों के कंसेप्ट सेम हैं। इसी तरह इसी बात को लेकर क्लोड लिवी स्ट्रॉस ने कहा कि सभी धर्मों के मानने वाले लोगों की जो बातें हैं, जो उनके सही और गलत हैं, सब के सब सेम हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा इंडिविजुअल वेरिएशन इन मिथ, जिस तरह के फर्डिनांड द सोश्योर ने कहा पैरोल, उन्होंने लैंग कहा था कि लैंग एक मैथमेटिकल टेबल की तरह है, रूल एंड रेगुलेशन की तरह है, लेकिन पैरल इसी के साथ साथ लैंग्वेज में थोड़े से वेरिएशन भी दिखाई देते हैं, थोड़ी सी चेंजेस भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पैरल होता है इंडिविजुअल वेरिएशन इन लैंग्वेज, फर्डिनांड द सोश्योर ने कहा था। तो इसी को मानते हुए क्लोड लिवी स्ट्रॉस ने कहा इंडिविजुअल वेरिएशन इन मिथ्स, के सभी धर्मों को मानने वाली जो मिथ हैं वो सब सेम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस दिखाई देती है। ठीक है, कोई कहता है कि पत्थरों को पूजना मना है, तो दूसरे लोग कह देते हैं कि नहीं, पत्थरों को पूजना सही है, हमारे बड़ों ने पूजा है। दूसरे इंसान कहते हैं कि नहीं, पत्थरों को पूजना सही नहीं है। कोई इंसान कहता है कि किसी जानवर को खाना सही है, दूसरे इंसान कहते हैं कि नहीं, इन जानवरों को आप नहीं खा सकते और इन जानवरों को आप इनका मांस खा सकते हैं। कोई इंसान कहता है कि शराब पीना सही है, धर्म में उसकी इजाजत है, कोई इंसान कहता है कि शराब पीने की इजाजत नहीं है। तो ये क्लोड लिवी स्ट्रॉस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली एक सरफेस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो सारे धर्म एक ही बात कर रहे हैं, सारे इंसान एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर पैरोल यानी उसी के अंदर हम इंडिविजुअल वेरिएशन इन मिथ यानी ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, फर्डिनांड द सोश्योर की जो थियरी है साइन की, इसी तरह क्लोड लिवी स्ट्रॉस ने भी बताया कि मिथ्स डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, के जो मिथ हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो सारी के सारी एक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। कुछ जरूरी टर्म है जो क्लोड लिवी स्ट्रॉस को समझने के लिए जरूरी होते हैं। क्लोड लिवी स्ट्रॉस ने एक स्ट्रक्चरलिज्म के मेथड को अपनाया था एंथ्रोपोलॉजी को समझाने के लिए। कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म इज एन अप्रोच डेवलप्ड बाय क्लोड लिवी स्ट्रॉस यूज्ड टू एनालाइज कल्चर, कि क्लोड लिवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म का सहारा एक कल्चर को, एक संस्कृति को एनालाइज करने के लिए यूज किया था, उसको समझाने के लिए यूज किया था कि कल्चर क्या है। कल्चर को समझाने का उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था। जिस तरह से लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसी तरह से कल्चर का, एक संस्कृति का, क्योंकि सबकी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन क्लोड लिवी स्ट्रॉस ने सबसे पहली बार एक कल्चर के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। क्लोड लिवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर में बताया कि इट असर्ट दैट ह्यूमन कल्चर बीइंग द सेट ऑफ लर्न्ड बिहेवियर, उन्होंने कहा है कि इंसानों की जो कल्चर है, इंसानों की जो संस्कृति है, वो क्या है, सेट ऑफ लर्न्ड बिहेवियर,
यानी ऐसे बिहेवियर हैं, ऐसे व्यवहार हैं जो कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। यानी हमारे बड़ों ने जो किया, उनके बाद छोटों ने, छोटों के बाद उनसे उनके छोटे सीखते हैं, उनके बाद उनके, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे बिहेवियर हैं, जो हमारे जो है आचरण है, जो हमारे व्यवहार हैं, वो क्या है, एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चल रही हैं। एंड आइडियाज, और वो आइडियाज दैट कैरेक्टराइज सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी को बनाते हैं, इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर आ जाता है ह्यूमन माइंड का। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से फर्डिनांड डी सिशोर ने लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है, इसी तरह क्लोड लेवी स्ट्रोस ने बताया है कि कल्चर का भी एक स्ट्रक्चर होता है, संस्कृति का भी एक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर ये है कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमने अपने बड़ों से सीखा है। और जो हमारे आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ भी हमने अपने बड़ों से लिए हैं। और इसी तरह से एक इंसानों की संस्कृति का, इंसानों की एक पीढ़ी का डेवलपमेंट होता है। उनकी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहती है, एक चीज़ दूसरे सीखते हैं, दूसरे से तीसरे, इसी तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर क्लोड लेवी स्ट्रोस ने फोकस किया है, उन्होंने जोर दिया है कि इफेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल पैटर्न इन ह्यूमन थॉट, कि इंसानों का जो एक पैटर्न है, सोचने का जो उनका एक पैटर्न है, वो यूनिवर्सल है। ठीक है, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, इसी तरह दूसरा इंसान सोच रहा है, तीसरा इंसान सोच रहा है। जैसे शहर का इंसान सोचता है, इसी तरह गांव का इंसान सोचता है ऑन कल्चर पैटर्न्स, और इसी तरह से एक पूरी संस्कृति बनकर तैयार होती है। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें क्लोड लेवी स्ट्रोस ने बताई हैं, वो कहीं ना कहीं फर्डिनांड डी सिशोर लैंग और पैरोल के माध्यम से बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो कैसे बनती है, वो इस तरह बनती है कि संस्कृति क्या है, कह रहे हैं यूनिवर्सल पैटर्न इन ह्यूमन थॉट, के इंसान जो सोच रहे हैं वो एक यूनिवर्सल पैटर्न है। और यूनिवर्सल पैटर्न कैसे है कि एक इंसान की तरह दूसरे इंसान, दूसरे की तरह तीसरे इंसान सोच रहा है। अब यहाँ पर आप ये भी आपके माइंड में आ सकता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान की तरह दूसरा इंसान सोच रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, एक इंसान दूसरे की तरह कभी नहीं सोच सकता। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, दो वर्ड आपको याद रखने हैं, लैंग एंड पैरल। कहीं ना कहीं अगर मैं झूठ को झूठ बोल रहा हूं तो कम से कम 100 में से 80 आदमी तो यही कहेंगे कि हाँ झूठ गलत है। ठीक है, झूठ। और अगर मैं बोलूंगा कि सच सच है तो दूसरे इंसान बोलेंगे कि हाँ वाकई सच सच है। तो ज्यादातर जो लोग मानते हैं रूल और जो बेसिक कंसेप्ट है वो लैंग होता है, और जो अपना इंडिविजुअल होता है वो पैरल होता है। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं जैसे कि दूसरा इंसान सोचता है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो एक संस्कृति है, कल्चर है, वो क्या है, यूनिवर्सल पैटर्न। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है किसमें, इन ह्यूमन थॉट, इंसानों के विचारों का, कि इंसानों के विचारों का ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। और कल्चरल पैटर्न्स और इसी तरह से हमारी संस्कृति बनकर तैयार होती है, यही एक संस्कृति का पैटर्न बन जाता है। By identifying universal patterns in human culture, he came to the inference the similarity in culture patterns is the result of similar mind structure. यूनिवर्सल पैटर्न को समझकर और इंसानों के कल्चर के अंदर, उनके संस्कृति के अंदर उन्होंने एक बात का हल निकाला है। वो इस हल पर पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंचे कि सिमिलैरिटी इन कल्चरल पैटर्न्स इज द रिजल्ट, कि इंसानों की जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, वो आपस में सिमिलर होती है, वो आपस में एक जैसी होती है। और इसका रिजल्ट ये होगा सिमिलर माइंड स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी लोगों का जो माइंड है, माइंड का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सोचने का कंसेप्ट है वो एक जैसा होता है, क्योंकि इंसान सब एक ही जैसा सोचते हैं। इसी तरह से पूरी संस्कृति का जो पैटर्न है वो एक ही जैसा होता है। ये रिजल्ट निकाला, ये नतीजा निकाला था क्लोड लेवी स्ट्रोस ने। और जो कल्चर है वो एक यूनिवर्सल पैटर्न है इंसानों की सोसाइटी का, इंसानों की सोच का। तो पहला कंसेप्ट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म आपने पढ़ लिया है। जो दूसरा कंसेप्ट क्लोड लेवी स्ट्रोस ने दिया है वो दिया है बाइनरी अपोजिशन आइडियाज। इसके अंडर में आप देख रहे हैं बाइनरी माने अपोजिट, और अपोजिट माने अपोजिट याद है, आइडिया माने विचार। कि एक चीज जो सोसाइटी में है
वो एक चीज इसलिए है क्योंकि उसका बाइनरी अपोजिशन है। जैसे कि पुरुष पुरुष है, मर्द मर्द है, क्योंकि वो औरत नहीं है। एक फूल फूल है क्योंकि वो कांटा नहीं है, और एक कांटा कांटा है क्योंकि वो फूल नहीं है। यानी हम किसी चीज को जब देखते हैं या उसको सुनते हैं, अगर उसका बाइनरी अपोजिशन नहीं होगा तो हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ बाइनरी अपोजिशन, कि इन्होंने बाइनरी अपोजिशन का आइडिया दिया था। दिस कंसेप्ट कोऑर्डिनेट सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग, यहाँ पर हमें कुछ सोचने के बारे में उन्होंने बताया है। Example of binary systems are black versus white and dark versus light। ये कह रहे हैं कि जैसे कि ब्लैक वर्सेस ये वाइट है, कि जैसे काला और सफेद होता है। काला काला इसलिए है क्योंकि वो सफेद नहीं, जो डेथ है दोस्तों इसको वाइट कर लेंगे, कि काला काला इसलिए है क्योंकि वो वाइट नहीं है। डार्क एंड लाइट, काला माने डार्क में अंधेरा, लाइट मीन्स रोशनी, और अंधेरा इसलिए अंधेरा है क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं है, और रोशनी इसलिए रोशनी है क्योंकि वहां पर अंधेरा नहीं है। तो ये कंसेप्ट दिया था क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने, बाइनरी अपोजिशन आइडियाज, है ना। यानी एक चीज इसलिए वो चीज है क्योंकि उसका अपोजिट है। दुनिया में हर चीज का अपोजिट है, बहुत कम चीजें, और कहना चाहिए कि ना के बराबर चीजें ऐसी हैं जिनका अपोजिट नहीं है। ईच इंडिविजुअल कंसेप्ट हैज एन अपोजिट कंसेप्ट, ये कह रहे हैं कि हर एक कंसेप्ट, हर एक सोच का एक अपोजिट कंसेप्ट होता है, जिसको हम कोडिपेंडेंट कहते हैं। दिस इज नोन एज अ यूनिटी ऑफ अपोजिट, और यहाँ पर हमें एक यूनिटी अपोजिट का पता चलता है। नो वन ऑफ दिस आइडियाज कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर, ये कह रहे हैं कि कोई भी आइडिया ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका अपोजिट ना हो। हर आइडिया का एक अपोजिट आइडिया होता है, हर चीज का एक अपोजिट जो है, हर चीज की एक अपोजिट चीज है, हर कंसेप्ट का एक अपोजिट कंसेप्ट है। तो ये बात आप समझ ही गए होंगे, बाइनरी अपोजिशन आइडियाज, यानी हर आइडिया का एक अपोजिट आइडिया होता है। दो टर्म हो गए हैं, तीसरा टर्म उन्होंने दिया है किनशिप। किनशिप में उन्होंने कहा है, स्टडीज हैव शोन दैट इन ऑलमोस्ट कल्चर, के लगभग दुनिया की सभी बरादरी में, सभी संस्कृति में, देयर इज एन इंसेंट टैबू, के कुछ टैबू होते हैं। टैबू माने पूरी तरह से, बिल्कुल एक तरह से बैन, बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। कि दुनिया की हर तहजीब में, हर संस्कृति में, हर कल्चर में ये माना गया है कि इंसेस्ट टैबू, के कुछ ऐसे टैबूज होते हैं जो कि आप नहीं कर सकते। जैसे कि मैरिंग डायरेक्ट फैमिली मेंबर इज नॉट अलाउड, कि आप किसी भी फैमिली मेंबर से, जो कि बिल्कुल आपका फैमिली मेंबर है, आप उससे शादी नहीं कर सकते। इट इज अ टैबू। ये सभी बिरादरी में, सभी संस्कृति में, सभी कल्चर में बिल्कुल मना है। आप अपनी सिस्टर से शादी नहीं कर सकते, अपनी मदर से नहीं कर सकते, अपने फादर से नहीं कर सकते, अपने बच्चों से नहीं कर सकते। तो ये जो एक सिस्टम है कि आप किसी फैमिली मेंबर से डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते, ये एक टैबू है। टैबू डेमोन्स्ट्रेट्स अ यूनिवर्सल लॉजिकल अपोजिशन विद इन किन ग्रुप्स, किन माने रिश्तेदारी और ग्रुप माने समूह, कि जो भी हमारे ग्रुप, जो समूह है, रिश्तेदारी के जो समूह है, कह रहे हैं कि ये एक लॉजिकल अपोजिशन है, यानी उसका अपोजिट है। आप रिश्तेदारी में, कुछ रिश्तेदारी में शादी कर सकते हैं और कुछ रिश्तेदारी में आप शादी नहीं कर सकते। रिश्तेदार जैसे कि आप अपने भांजे से शादी नहीं कर सकते, भतीजे से शादी नहीं कर सकते, आप अपने मामू से, मामा से शादी नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं टैबू डेमोन्स्ट्रेट्स अ यूनिवर्सल लॉजिकल अपोजिशन विद इन किन ग्रुप, यानी जो रिश्तेदारियों के समूह है उनके अंदर भी एक यूनिवर्सल लॉजिकल अपोजिशन देखने को मिलता है, जो कैसा है, टैबू, जो कि ये बिल्कुल मना है। आप दो बात कहिए कि जो डायरेक्टली फैमिली मेंबर्स हैं आप उनसे शादी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो उनके ग्रुप हैं रिश्तेदारों के, वहां भी टैबू हैं, आप वहां भी शादी नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे कि आप अपनी चाची से नहीं कर सकते, भांजी भांजा है ना, जो नीस कजिन ये होते हैं, तो इनमें आप शादी नहीं कर सकते। और ये कैसा है, एक यूनिवर्सल पैटर्न है, दुनिया की सारी तहजीब इसी बात को बताती हैं। यूनिवर्सल फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज इज द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, और यहीं पर ये जो यूनिवर्सल फॉर्मेशन है, यानी जो चीज पूरी दुनिया में अप्लाई हो रही है, इसी आइडिया के ऊपर, इन्हीं आइडियाज के ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को बनाने की कोशिश की है, कि सोसाइटी का भी एक स्ट्रक्चर होता है और दुनिया की सारी कल्चर का एक स्ट्रक्चर है। जो एक कल्चर मना कर रही है तो दूसरी भी मना कर रही है, एक कल्चर कह रही है तो दूसरी भी कह रही है, कुछ वेरिएशन के साथ में। वेरिएशन का आपको ध्यान रखना है।
यूनिवर्सल कल्चर आइडियाज एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ सिमिलर माइंड स्ट्रक्चर दैट ह्यूमन हैव। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल कल्चर मीन्स पूरी दुनिया की जो एक संस्कृति है, कुल मिलाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी और जितने भी लोग हैं, सब लोग यूनिवर्सल कल्चर उसको बोला कि यूनिवर्सल कल्चर आइडियाज के पूरी दुनिया के कल्चर के जो आइडियाज हैं एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सिमिलर, वो इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे सिमिलर माइंड का जो एक रिजल्ट है वो देखने को मिलता है, और यही वो स्ट्रक्चर है जो इंसानों के पास है। यानी पूरी दुनिया की कल्चर एक चीज़ को फॉलो कर रही है। अगर एक कल्चर किसी चीज़ को हाँ कर रही है तो दूसरी भी हाँ कर रही है, अगर एक मना कर रही है तो दूसरी भी उसको मना कर रही है। 3 कंसेप्ट हो गए हैं। जो 4 कंसेप्ट है क्लोड लेवी स्ट्रॉस का वो ये है, प्रिमिटिव माइंड वर्सेस सिविलाइज्ड माइंड। प्रिमिटिव माने पुराने लोगों की सोच, एंड सिविलाइज्ड माइंड माने पढ़े लिखे लोगों की सोच। जो मॉडर्न लोग होते हैं उन्हें सिविलाइज्ड बोला, और प्रिमिटिव जो थोड़े अनपढ़ गांव के लोग होते हैं, पुरानी सोच के लोग। तो कह रहे हैं क्लोड लेवी स्ट्रॉस सजेस्टेड दैट द एलिमिनेशन ऑफ स्टार्क बिटवीन द आइडिया ऑफ प्रिमिटिव एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। क्लोड लेवी स्ट्रॉस ने कहा है चाहे इंसान पढ़ा लिखा हो, चाहे इंसान पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन फिर भी उनके बीच कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो उनको अलग करता है। दोनों एक ही तरह से सोच रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पहले बताया कि कल्चर भी एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर रखती है, तो पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, इनके अंदर भी सिमिलरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद आप सूट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा सोच लें। ये माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं, और जितने भी बुराइयां सोसाइटी में हैं, अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे सोसाइटी के अंदर तो शायद ये बुराइयां कम हो सकती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कहीं पर मान लो सड़क पर कोई लड़ाई हो रही है या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये माना गया अक्सर पढ़े लिखे लोग वहां से ऐसे ही गुजर जाते हैं, उसको देखते भी नहीं है और बस ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा आप एग्जाम्पल ले लें। अगर कोई अनपढ़ इंसान है तो उसको मोटरसाइकिल मिलती है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है और प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो उसको कार मिलने के आसार होते हैं और उसको पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान उससे भी अधिक पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी है और अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, तो उसको और अच्छी कार मिलेगी और उसको लगभग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए भी कैश मिल जाते हैं। तो आप यहां से आइडिया लगा ले, एक अनपढ़ इंसान को मोटरसाइकिल मिली, वो भी वही कर रहा है, उसको भी सामान मिल रहा है। पढ़े लिखे को कार मिल रही है और उसको 10 लाख मिल रहे हैं प्राइवेट नौकरी वाले को, उसको वो भी सेम प्रोसेस में आ गया। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, वो सरकारी नौकरी है, उसको 20 लाख 30 लाख मिल रहे हैं और अच्छी कार मिल रही है। तो देखो तीनों का प्रोसेस एक ही है, तीनों उस प्रोसेस से बाहर नहीं निकले। तो यही बताने की कोशिश की है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने, प्रिमिटिव माइंड एंड सिविलाइज्ड माइंड, यानी अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग भी सेम होते हैं, उनका भी एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। आगे कहा है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने मिथीम, ये बहुत ही फेमस है, इनका एक टर्म है मिथीम। मिथीम का उन्होंने यूज किया है अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यानी उन्होंने सेंटेंस के ग्रुप को क्या नाम दिया है, मिथीम। यहाँ पर कुछ वर्क है, इनकी थियरी तो लगभग पूरी हो जाती है। इन्होंने 4-5 कंसेप्ट दिए जो अगर आप याद रखेंगे तो शायद ये आसान है समझना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यही है कंप्लीट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस मेथड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म क्या है वो आप समझ लें। दूसरा इन्होंने बाइनरी अपोजिशन दिया है, यानी हर चीज के एक अपोजिट होता है, वो बताया। किनशिप बोलते हैं रिश्तेदारी को, नातेदारी को, कि रिश्तेदारी कौन सी क्या काम करते, कहाँ पर हम शादी कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, वो चीजें इसमें बताई हैं किनशिप में। और लास्ट इन्होंने पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों की सोच में क्या फर्क है या नहीं है, ये डिबेट की है कि कोई फर्क नहीं है, सब सेम ही होता है। एक इन्होंने मिथीम बोला है। और इसके अलावा कुछ वर्क हैं, ये आप वर्क देख सकते हैं। द सेवेज माइंड, कई बार सवाल बन जाता है ऐसे भी, द सेवेज माइंड इनकी किताब है, बुक है, 1962 में आई थी। दूसरा है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि 1968 में 1968 में आई। टोटमिज्म 1962 में आई थी। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 में। तो ये देखें, सेवेज माइंड 1962 में, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1968 में, टोटमिज्म 1962, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 में आई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।